मुझे क्या पता था कि मेरा पति मेरे घर में रहने के बावजूद मेरे ही कमरे में अपनी सिस के साथ वह गुनाह करेंगे जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी हुई, आज सोहन की 13वीं थी और मेरा मन अंदर से बहुत ही अशांत था। बार बार मेरी नजर ना चाहते हुए भी मेरे पति सोहन की तस्वीर की तरफ चली जा रही थी। पति चाहे जितना भी दुर्चारी क्यों ना हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती। तमाम उपेक्षा, तिरस्कार के बावजूद सारी उम्र मैंने सोहन का इंतजार इस उम्मीद में किया कि आज न कल उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो मेरे पास चले आएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मेरा यह सपना एक ख्वाब बनकर ही रह गया। और आज जब सचमुच सोहन इस दुनिया में नहीं रहे, तब भी मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं था। मेरे बेटे और बहू इंतजाम में लगे हुए थे और मैं अपने अतीत को कुरेदने में लग गई थी। सोहन एक स्कूल में अध्यापक थे, साथ ही वो एक अच्छे कथाकार भी थे। वो अक्सर मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों के सर्वज्ञ तथ्यों से अवगत कराते लगता। अपना ज्ञान तो शून्य है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी मैं उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनती थी। और फिर उसी का असर था कि मैं कभी कभी उनके साथ तर्क वितर्क भी कर लेती थी। लेकिन वह मेरी बातों को पूरा नहीं मानते थे, बल्कि मुझे और प्रोत्साहित करते थे। उस दिन सोहन कोई कथा लिख रहे थे और उस कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। मैंने कहा, यह सरासर अन्याय है उस पुरुष का जो पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाए। मेरी बात सुनकर सोहन हंस पड़े थे और फिर बोले, खूबसूरत स्त्री हमेशा पुरुष की कमजोरी रहती है और मुझे नहीं लगता अगर आसानी के साथ कोई औरत किसी पुरुष को मिले तो पुरुष को भी उसके प्रति फिसलने में देर नहीं लगती है। मैं ऐसी स्त्री का मुंह नोच लूंगी। मैं बनावटी क्रोधित होते हुए बोली, पुरुष का नहीं। सोहन ने टोका तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए उस वार्तालाप को, पर आज सोचती हूँ कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे इस समय सोहन के सवालों का जवाब दे देना चाहिए था, क्योंकि औरत का मौन खुद के लिए आत्मघाती होता है और पुरुष इसे स्त्री की कमजोरी मान लेता है। और कमजोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। इसी दस्तूर ने ही तो मुझे 30 साल सोहन से दूर रखा। मैंने अपने पति पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। 2 बच्चों के पिता सोहन ने जब इंटर की छात्रा मोनिका को घर पर ट्यूशन देना शुरू किया तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोनिका और मेरे पति सोहन के बीच में गुरु शिष्य का प्रेम नहीं, बल्कि कुछ और ही पनप रहा था। मैं कितनी मूर्ख थी। बगल के कमरे में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेटी रहती थी, पर एक बार भी नहीं देखती थी अंदर क्या हो रहा है। कभी गलत विचार मन में पनपे ही नहीं। पता तो तब चला जब मोनिका गर्भवती हो गई। और फिर एक दिन सोहन अपनी नौकरी छोड़कर मोनिका के साथ मुंबई चले गए। मेरे सिर पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों को लेकर मेरा भविष्य अंधकारमय हो गया। कहाँ जाऊं, कैसे कटेगी जिंदगी, बच्चों की परवरिश कैसी होगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उनका जवाब क्या दूंगी। लोगों को तो बस खाने का मौका चाहिए। पुरुष तो जल्दी कोई दोस्त नहीं मरता, उन्हें मुझ में ही खोट नजर आएगी। कहेंगे कैसी औरत है जो अपने पति को संभाल न सके। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं। मैंने स्त्री धर्म का पालन किया। मैंने उन वचनों को निभाया जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए थे। तीज का व्रत याद आने लगा। कितनी तड़प और बेचैनी होती है जब सारा दिन बिना अन्न जल के अपने पति के साथ 7 जन्मों तक पाने की लालसा में गुजार देती थी। गला सूखकर काटा हो जाता था। शाम होते होते लगता था दम निकल जाएगा। तब मेरी हालत देखकर सोहन कहते थे, ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर वह क्या जाने इस तड़प में भी कितना सुख होता है। परंतु उसने मेरी उस प्रेम का भावना का मुझे यह सिला दिया। अब यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ही असहनीय हो गया था। लोगों की नजरों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। एक अनजाना डर मेरे अंदर समा चुकी थी, जिसके चलते मुझे रात में नींद नहीं आती थी। दोनों बच्चे अपने पापा के बारे में पूछते थे कि मम्मी, पापा कहाँ चले गए और पापा कब आएंगे। मैंने इन सब बारे में अपने मायके वालों को सब कुछ बता दिया था। और फिर जब मेरे भाई मेरे पास आए, आते ही मुझे और सोहन को खरी खोटी सुनाने लगे।
मेरे भाइयों ने मुझे लापरवाह कहा और सोनल को एक नंबर का लंपट कहा। मैंने अपने भाइयों को कितना समझाया, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं लाख कहूं कि मैंने उन पर भरोसा किया। अब कोई विश्वासघात पर उतारू हो जाए तो क्या किया जा सकता है? क्या मैं उठ उठकर उनके कमरे में झांकती, वह क्या कर रहे हैं? क्या यह उचित होता? उन्होंने मेरी पीठ पे छुरा भोंका। यह उनका चरित्र था, पर मेरा नहीं जो उन पर निगरानी करूं। तो भुगतो। भैया गुस्साए। भैया ने भी मुझे नहीं समझा। उन्हें लगा मैंने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है। पति को ऐसे छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम होता है। अब मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। पहले तो पति ने मुझे इस तरह से धोखा दिया, और अब मेरे भाइयों ने भी मुझे ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। मेरे रोने के कारण मेरे भाइयों का दिल पसीज गया, और फिर जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने मुझे मुंबई चलने के लिए कहा और बोले, देखता कहाँ जाता है। हम मुंबई आए। यहाँ शहर में मेरे एक चचेरे भाई रहते थे। मैं वहीं रहने लगी। उन्हें मुझसे सहानुभूति थी। भरसक उन्होंने मेरी मदद की। अतः एक दिन सोहन का पता चल गया। उन्होंने मोनिका से विवाह कर लिया था। सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ सोहन इतने नीचे तक गिर सकता है। सारी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, बड़ी बड़ी इल्म की बातें सब खोखली साबित हुई। स्त्री का सौंदर्य किसी तरह पुरुष पर हावी हो जाता है, यह आज मैंने देख लिया था। मैं जब मुंबई गई तब मेरे भैया भी मेरे साथ जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बिना वजह बहस बजाए हाथापाई का रूप ले ले। जब मैं सोहन के घर पहुंची तब मुझे घर पर मोनिका मिली, जिसे देखकर मेरा खून खौल गया। मैं तो बिना इजाजत के ही घर में घुस चुकी थी, और मोनिका की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो मुझसे आंखें मिला सके। वह नजरें चुराने लगी थी। मैं उस पर बरस पड़ी और कहा, क्या मेरा घर उजाड़ते हुए तुम्हें एक जरा शर्म नहीं आई? उसकी निगाहें झुकी हुई थी। चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें तोड़ दी। रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। या आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपके पति ने मुझे वर्गलाया, और अब मैं तो ना इधर की रही और ना उधर की। उसकी आंखें भर आई थी, और फिर न जाने अचानक क्यों एकाएक मेरे हृदय उसके लिए परिवर्तित हो चुका था। उसे यूं बोलता देख और रोते देख मैं मन ही मन सोचने लगी, इसमें मोनिका का क्या दोष है? जब दो बच्चों का पिता अपनी मर्यादा भूल गया तो यह बेचारी तो अभी नादान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, अच्छी बुरी का ज्ञान करवाता है, पर यहाँ गुरु ही शिष्या का शोषण करने पर तुला है। अब मुझे सोहन से घिन आने लगी थी, और खुद पर शर्म भी। कितना फर्क था दोनों की उम्र में। सोहन को इसका भी ख्याल नहीं आया। वह इस कदर बेशरम हो गया था कि लाज शर्म मान सम्मान सबको लात मारकर भाग गया। कायर बुजदिल। मैंने मन ही मन उसे लताड़ा। अब मैंने मोनिका से कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बेहतर होगा तुम अपने घर चली जाओ और फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। लेकिन उसी वक्त अचानक से सोहन वहां पर आ गया और मुझे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, मोनिका मेरी पत्नी है और अभिया वह कहीं नहीं जाएगी, और मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। सोहन को देखते मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे कहा, सोच बौद्धिकता सिर्फ दिखावा है। असल में तुम नीली नाली के कीड़े हो। याद रखना तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, एक पतिव्रता स्त्री की आस्था खंडित की है। मेरी बद्दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इसके साथ कभी भी सुखी नहीं रहोगे। भर्राई गले से कहते हुए मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भरे कदमों से घर आ गई। इस बीच मैंने परिस्थितियों से मुकाबला करने का मन बना लिया था। अब सोहन मेरे चित्त से उतर चुका था। रोने गिड़गिड़ाने या फिर किसी पे आश्रित रहने से अच्छा है मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी रहूं। और फिर मैंने कड़ी मेहनत की। भैया ने भी मेरा पूरा साथ दिया। अब मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सिर्फ सोचना चाहती थी। और फिर समय यूं ही गुजरता रहा, और मेरी कड़ी मेहनत की लगन के कारण आज मेरा बेटा उमंग सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका था, और मेरी बेटी मीनू का विवाह हो चुका था। बेटी के विवाह में सुरावती दिखते आई। लोग मेरे पति के बारे में उलझुल सवाल करते, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह बात बन गई। उन्हें हमारे परिवार से रिश्ता करने में कोई खोट नजर नहीं आई। अब मैं पूरी तरह बेटे बहू में रम गई थी। जिंदगी से जो भी शिकवा शिकायत थी सब दूर हो गई थी। उल्टे मुझे लगा कि अगर ऐसा पूरा दिन नहीं आता तो शायद मुझ पे इतना आत्मबल ना आता। जिंदगी से संघर्ष करके ही जाना कि जिंदगी किसी के भरोसा नहीं चलती। सुहन नहीं रहे तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? एक बंद होगा तो 100 खुलेंगे। इस तरह कब 60 की हो गई पता ही नहीं चला। इस दौरान अक्सर सोहन का ख्याल
जहन में आता, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। एक रोज भैया ने खबर दी कि सोहन आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य हुआ, भला इतने सालों के बाद सोहन मुझसे क्या काम। मैंने ज्यादा सोच विचार करना मुनासिब नहीं समझा। वर्षों के बाद सोहन का आगमन मुझे भाव विभोर कर गया। अब मेरे दिल में सोहन के लिए कोई रंज न था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, बाल सवार कर जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर किया, मेरे बेटे उमंग ने मुझे रोक लिया और कहा, मम्मी पापा हमारे लिए मर चुके हैं। नहीं, मैं चिल्लाई, वह आज भी मेरे लिए जिंदा है। वह जब तक जीवित रहेंगे मैं सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी। तू कौन होता है मुझे ये सब समझाने वाला। भैया, सोहन से कहो वह मेरे साथ ही रहे। मैं उनकी पत्नी हूँ, भले ही हमारा शरीर अलग हुआ हो, पर आत्मा तो एक है। मैं उनकी सेवा करूंगा। मेरे सामने दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। भैया कुछ सोच विचार कर बोले, उमंग तैयार होगा। वह कौन होता है पति पत्नी के बीच में ऐतराज जताने वाला। ठीक है, मैं बात करता हूँ। लेकिन सोहन ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जितना तिरस्कार मिलेगा मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं इसी का हकदार हूँ। इतना बोलकर सोहन चले गए। मैं बेबस कुछ भी ना बोल कर सके। आज वे मेरे ना हो सके। शांत जल में कंकड़ मारकर सोहन ने टीस दर्द ही दिया। पर आज और कल में एक फर्क था। वर्षों इस आस में मांग भरती रही, अगर मेरी सतीत्व में बल होगा तो सोहन जरूर आएंगे। वह लौटे, देर से ही सही। उन्होंने मुझे अपने अर्धांगिनी होने का एहसास तो कराया। पति पत्नी का संबल होता है, लेकिन आज वह एहसास भी चला गया था। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।